नमस्कार दोस्तों, उजाला ऑनलाइन एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम बात करने जा रहे हैं इस वीडियो के अंदर अप्रैल 2024 मंथ की जो राजस्थान करंट अफेयर्स है उसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। और उससे पहले हमने अगस्त और जो जून महीने के हैं वो इस तरह के जो करंट अफेयर्स के पीडीएफ वीडियो है वो हमारा पहला है वो बन चुका है। इसकी पीडीएफ है वो हम टेलीग्राम पे अपलोड कर चुके हैं। अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हो तो जो हमारे टेलीग्राम चैनल है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, या फिर आप जाकर के सर्च भी कर सकते हो उजाला क्लासेज या फिर उजाला ऑनलाइन एजुकेशन के नाम से आप है वो टेलीग्राम पर जाकर के सर्च भी कर सकते हो। वहाँ पर भी आपको है वो मिल जाएगी, इसकी जो पीडीएफ वगैरह ये भी वहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, फिलहाल हम आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। राजस्थान का दूसरा बटरफ्लाई पार्क, जो अप्रैल 2024 महीने की जो प्रथम न्यूज़ रहेगी वो रहेगी राजस्थान का दूसरा बटरफ्लाई पार्क। तो प्रदेश का दूसरा बटरफ्लाई पार्क है वो कहाँ स्थापित किया जाएगा? अजमेर में स्थापित किया जाएगा। तो आपको याद रखना है कि जो राजस्थान का दूसरा बटरफ्लाई पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? अजमेर में स्थापित किया जाएगा। और इससे पहला जो बटरफ्लाई पार्क वो कहाँ स्थापित किया गया था? उदयपुर में किया गया था भाई। ठीक है, तो जो फर्स्ट पार्क है वो उदयपुर में किया गया था और दूसरा पार्क है वो अजमेर में किया जाएगा। ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है। अगले न्यूज़ पे चलते हैं। हमारी अगली न्यूज़ है डाबरी कला क्यों चर्चित था भाई? जो डाबरी कला गांव था, डाबरी कला या फिर इसको इंग्लिश में ट्रांसलेशन होता है तो ये डाबरी कला होता है। ठीक है, डाबरी कला जो गांव है वो क्यों चर्चित है? तो चर्चित गांव डाबरी कला जो कोटा जिले में है, इसे हाल ही ग्रामीण पर्यटन इकाई में शामिल किया गया भाई। ठीक है, तो पहली बात ये डाबरी कला गांव है वो चर्चा में रहा, वो किस जिले में है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे आप, कोटा जिले में स्थित है। फिर वो क्यों चर्चा में रहा? तो प्रश्न आज आ सकता है कि हाल ही में ये क्यों चर्चा में रहा था? तो ग्रामीण पर्यटन इकाई में शामिल इनको किया गया भाई। ठीक है, ग्रामीण पर्यटन इकाई में इसको शामिल किया गया, इसलिए यह चर्चा में रहा है। अगली न्यूज़ देखो, मरुखीरा गांव क्यों चर्चित है? मरुखीरा गांव है, मरुखीरा गांव वो क्यों चर्चा में रहा? बीकानेर के मरुखीरा गांव में विश्व का पहला इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल ग्रीन हाइड्रोजन ग्रीन अमोनियम प्लांट शुरू किया गया था भाई। ठीक है, तो पहली बात तो है कि जो मरुखीरा गांव है वो किस जिले से संबंधित है? तो आप ये कहोगे कि जो मरुखीरा गांव है वो सर बीकानेर जिले में स्थित है। तो पहले तो बात है मरुखीरा गांव, और पीछे जो गांव आया था वो आया था डाबरी कला गांव, डाबरी कला कोटा और मरुखीरा बीकानेर, दोनों आप चीज़ें याद रखोगे। डाबरी कला तो ग्रामीण पर्यटन इकाई के लिए आया था और मरुखीरा गांव है वो आया था कि विश्व का पहला इंटीग्रेटेड भाई, विश्व का पहला इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल, विश्व का पहला इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल ग्रीन हाइड्रोजन, विश्व का पहला, पूरे संपूर्ण विश्व का पहला है ये। ठीक है, इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल ग्रीन हाइड्रोजन ग्रीन एमोनियम प्लांट, ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया प्लांट। एक तो ग्रीन हाइड्रोजन और प्लस ग्रीन अमोनिया प्लांट है, वो भी इंटीग्रेटेड है। मतलब इंटीग्रेटेड का मतलब हो गया कि जो मिश्रित रूप से है। तो एक तो किस किस का? एक तो हाइड्रोजन का और एक अमोनिया का। ये विश्व का ऐसा पहला प्लांट रहेगा जो हाइड्रोजन और अमोनिया का इंटीग्रेटेड है, वो इंडस्ट्रियल प्लांट रहेगा और वो बीकानेर में स्थापित या फिर शुरू किया जाएगा। बीकानेर में भी किस गांव में? मरुखीरा गांव में है वो शुरू किया जाएगा भाई, याद रखना ये चीज़ें। 9वां महाकवि कन्हैयालाल सेहटिया पुरस्कार है वो किसे दिया गया भाई? कौन सा? 9वां महाकवि कन्हैयालाल सेहटिया पुरस्कार। 9वां महाकवि कन्हैयालाल जो सेहटिया पुरस्कार है वो किसे प्रदान किया गया था? तो जो इनकी एक कविता संग्रह है व्हेन गॉड इज ए ट्रेवलर, व्हेन गॉड इज ए ट्रेवलर, अरुंधति सुब्रमण्यम है, इनको प्रदान किया गया था भाई। तो पहला बात तो ये किनको प्रदान किया गया था? तो आप याद रखोगे अरुंधति, अरुंधति सुब्रमण्यम। पहला रहेगा कि जो 9वां महाकवि कन्हैयालाल सेहटिया पुरस्कार है वो प्रदान किया गया था अरुंधति सुब्रमण्यम को, अरुंधति जी को प्रदान किया गया था। किस कविता के लिए प्रदान किया गया था? तो आप याद रखोगे व्हेन गॉड इज ए ट्रेवलर। ठीक है, व्हेन गॉड इज ए ट्रेवलर जो पुस्तक है उस पुस्तक के लिए, उस कविता संग्रह के लिए, व्हेन गॉड इज ए ट्रेवलर उस कविता संग्रह के लिए अरुंधति सुब्रमण्य को कन्हैयालाल सेहटिया पुरस्कार है वो प्रदान किया गया था। 9वां कन्हैयालाल सेहटिया पुरस्कार है वो प्रदान किया गया था। इसके तहत 1 लाख रुपए प्रशस्ति पत्र है वो प्रदान किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। रूट ऑफ राजस्थान अभियान, रूट ऑफ राजस्थान अभियान है वो चलाया गया था। ये अभियान किससे संबंधित है या फिर
कब चलाया गया था, इस तरीके के प्रश्न है, या फिर किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, इस तरीके के प्रश्न है वो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना, रूट ऑफ राजस्थान अभियान 75वें राजस्थान दिवस के अवसर पर 75वें राजस्थान दिवस के अवसर पर डिजिटल बाल मेले के अभियान रूट ऑफ राजस्थान को दिया कुमारी द्वारा लॉन्च किया गया था। पहली बात तो रूट ऑफ राजस्थान अभियान है वो किससे संबंधित है, तो यहाँ पर जो शब्द आया अपने वो आया डिजिटल बाल मेले, डिजिटल बाल मेले के अभियान। ठीक है, ये डिजिटल बाल मेला, जो बाल मेला होता है और जो डिजिटल रूप से अभियान था, उस अभियान को रूट ऑफ राजस्थान अभियान के रूप में जाना जाएगा। और इसकी शुरुआत है, इसका लॉन्च है वो दिया कुमारी जी ने है वो वर्चुअली रूप से किया था। ठीक है, हाल ही में राजस्थान की किस महिला ने यूरोप के सबसे ऊंचे ज्वालामुखी माउंट एटना पर तिरंगा फहराया था भाई। यूरोप के सबसे ऊंचे, पहली बात तो है कि भाई यूरोप का जो सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है वो कौन सा है। ठीक है, तो यूरोप का सबसे जो ऊंचा ज्वालामुखी है वो है माउंट एटना। कौन सा है भाई, माउंट एटना। और माउंट एटना पर जो तिरंगा फहराने वाली राजस्थान की कौन सी महिला होगी भाई। ठीक है, तो वो है निर्मा मीणा। क्या नाम है इसका भाई, निर्मा मीणा है। वो राजस्थान की जो महिला है, किस राज्य से संबंधित है भाई, राजस्थान की महिला है जिन्होंने यूरोप के माउंट एटना पर है वो तिरंगा फहराया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, निर्मा मीणा। आगे चलो कि महिला जवानों के लिए पहली महिला चौकी स्थापित कहाँ की गई भाई। महिला जवानों के लिए पहली महिला चौकी है वो कहाँ पर स्थापित की गई थी, तो जैसलमेर के शाहगढ़ में सीमा सुरक्षा बल की महिला जवानों के लिए पहली महिला चौकी है वो स्थापित की गई थी। तो ये बात कर रहे हैं बीएसएफ की भाई, बीएसएफ की महिला जवानों के लिए पहली महिला चौकी है वो कहाँ की गई थी भाई, शाहगढ़ में। कहाँ पे, शाहगढ़ में की गई थी। शाहगढ़ कहाँ है, जैसलमेर है। ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है। बीएसएफ की पहली महिला जवानों की जो चौकी है, महिला चौकी, वो शाहगढ़ जैसलमेर में स्थापित की गई थी। सर्वाधिक कुपोषित बच्चे भाई, सर्वाधिक कुपोषित बच्चे हैं वो अभी वर्तमान में है वो किस जिले से संबंधित है, ये इन्होंने पूछा है। तो हाल ही में पोषण ट्रैकर की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश के उदयपुर जिले में सर्वाधिक कुपोषित बच्चों की है वो संख्या पाई गई है। तो आपको यह प्रश्न पूछा जाएगा कि भाई जो पोषण ट्रैकर रिपोर्ट है उसके आधार पर सर्वाधिक कुपोषित बच्चे हैं वो किस जिले में पाए गए, तो आप कहोगे सर उदयपुर जिले में है वो पाए गए। ये आपको ध्यान रखना है। खांबा फोर्ट है वो क्यों चर्चा में रहा है। खांबा फोर्ट तो उदयपुर के राजस्थान के जैसलमेर में स्थित है। हाल ही में इस खांबा फोर्ट को नेशनल जियोग्राफिकल म्यूजियम बनाया जाएगा भाई। ठीक है, खांबा फोर्ट है वो, खांबा फोर्ट कहाँ स्थित है, तो जो खांबा फोर्ट है आप याद करोगे कि सर जैसलमेर में स्थित है। पहली बात तो ये भी पूछा जा सकता है कि खांबा फोर्ट है वो किस जिले में स्थित है, तो खांबा फोर्ट आप याद रखोगे कि जैसलमेर जिले में स्थित है। और ये चर्चा में क्यों रहा था खांबा फोर्ट, तो इसको हाल ही में नेशनल जियोलॉजिकल म्यूजियम बनाया जाएगा। नेशनल जियोलॉजिकल म्यूजियम बनाया जाएगा भाई। ठीक है, खांबा फोर्ट को नेशनल जियोलॉजिकल म्यूजियम है वो खांबा फोर्ट को बनाया जाएगा। PWU-15 क्या है, PWU-15 क्या है, तो कृषि अनुसंधान केंद्र बोरावट बांसवाड़ा द्वारा हाल ही में गेहूं की PWU-15 किस्म है वो विकसित की गई थी। तो पहली बात तो है कि PWU-15 क्या है, तो आप कहोगे सर गेहूं की किस्म है। क्या है भाई, गेहूं की किस्म है। ये आप ध्यान रखोगे, PWU-15 किसकी किस्म है, गेहूं की किस्म है। ये किसके द्वारा विकसित की गई थी ये भी पूछा जाता है, तो आप कहोगे सर कृषि अनुसंधान केंद्र बोरवट बांसवाड़ा। ठीक है, कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है भाई, कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ है, बांसवाड़ा के अंदर स्थित है कृषि अनुसंधान केंद्र। और उसके द्वारा गेहूं की एक नई किस्म है वो विकसित की गई थी, गेहूं की किस्म है, और इस किस्म का नाम दिया था PWU-15 नई किस्म है ये गेहूं की किस्म है। याद रखना 100% है वो, इस तरीके के प्रश्न है वो RS और CET के अंदर भी पूछे जा सकते हैं भाई। RS के अंदर तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा RS के हिसाब से, तो कि PWU-15 किसकी किस्म है, गेहूं की किस्म है। रामाश्रय क्या है भाई। ठीक है, रामधन आश्रय जब शब्द मिलता है तो शब्द बनता है रामाश्रय। और ये रामाश्रय क्या है, ठीक है, रामाश्रय है क्या, तो आपको पता है कि राजस्थान के हर जिला अस्पताल में बुजुर्गों के लिए एक अलग से वार्ड बनाई गई हैं, उन्हें ही रामाश्रय के नाम से जाना गया। ठीक है, आश्रय हो गया रहने का स्थान, और राम तो राम के समान ही है। तो जो राम बुजुर्ग हैं, बुजुर्ग
बुजुर्ग लोग हैं, बुजुर्गों है तो प्रत्येक जिला अस्पताल में, ये आप याद रखोगे भाई, ठीक है। प्रत्येक जिला अस्पताल में, प्रत्येक जिला अस्पताल में एक अलग से बुजुर्गों के लिए वार्ड बनाया जाएगा। उस वार्ड को रामाश्रय है वो नाम दिया गया। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा राज्य के सभी जिला चिकित्सालयों में बुजुर्गों के लिए बनाए गए जीरियाट्रिक क्लिनिक को रामाश्रय के नाम से नाम दिया गया या फिर इस नाम से जाना जाएगा। ये आपको याद रखना है। अनीता चौधरी झुंझुनू का संबंध किस खेल से है? तो नौकायान से है। आप याद रखोगे भाई, अनीता चौधरी है जिसका संबंध है वो किस खेल से है? नौकायान से है। किस जिले से है? झुंझुनू जिले से है। राजस्थान के वे पहले खिलाड़ी कौन है जिन्होंने गुवाहाटी में आयोजित हुए खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी बैडमिंटन प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा है भाई, ठीक है। तो राजस्थान के ऐसे पहले खिलाड़ी कौन है जो कहाँ पर आयोजन हुआ? पहली बात होगी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी इस बार जो गेम्स है वो कहाँ आयोजित हुआ था? ये हुआ था भाई गुवाहाटी में। कहाँ पर आयोजित हुआ था इसका? वो हुआ था इसका गुवाहाटी में। तो जो गुवाहाटी के अंदर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी जो गेम्स का आयोजन हुआ था उसके अंदर बैडमिंटन प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतकर है वो किसने इतिहास रचा था? पहली बात तो है कि किस प्रतियोगिता में, ये भी आप रखोगे। पूछेगा कि संस्कार शाश्वत है वो किस खेल से संबंधित है? तो आप कहोगे सर बैडमिंटन खेल से संबंधित है संस्कार शाश्वत। संस्कार शाश्वत ने क्या किया? तो इन्होंने गुवाहाटी के अंदर आयोजित खेलो इंडिया जो यूनिवर्सिटी गेम्स है उसके अंदर बैडमिंटन प्रतियोगिता के अंदर गोल्ड मेडल जीता है भाई, ठीक है। क्या जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। और ऐसा करने वाला वो राजस्थान के वो पहले खिलाड़ी है भाई, ठीक है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के अंदर बैडमिंटन में गोल्ड मेडल जीतने वाला राजस्थान का पहला खिलाड़ी कौन है? संस्कार शाश्वत है वो अपना पहला खिलाड़ी है। ये याद रखोगे भाई। शेष क्या है? शेष क्या है? तो राष्ट्रीय स्तर का सर्वे राज्य शिक्षा उपलब्धि मूल्यांकन शेष आयोजित हुआ भाई, ठीक है। तो शेष क्या है? शेष है राज्य शिक्षा उपलब्धि मूल्यांकन। राज्य शिक्षा उपलब्धि मूल्यांकन, ये क्या है भाई? शेष है। शेष क्या है? एक प्रकार का सर्वे है। शेष है एक प्रकार का सर्वे है, राष्ट्रीय स्तर का सर्वे है। ये ध्यान रखोगे। आपकी जो राष्ट्रीय स्तर का सर्वे है केंद्र सरकार द्वारा चलाया गया सर्वे है, उस सर्वे का नाम क्या है? राज्य शिक्षा उपलब्धि मूल्यांकन। शॉर्ट में उसको कहते हैं शेष। शॉर्ट में क्या कहते हैं भाई? शेष। राज्य शिक्षा उपलब्धि मूल्यांकन इसका नाम है, उसको शॉर्ट में शेष कहते हैं। ये एक प्रकार का सर्वे है, राष्ट्रीय स्तर का सर्वे है। और ये सर्वे आयोजन हुआ है कहाँ पर? उदयपुर में। कहाँ पर हुआ है भाई? उदयपुर के अंदर हुआ है। और इसकी जो जिम्मेदारी है वो किसको सौंपी गई थी भाई? कोटा डाइट को है वो, इसकी जो जिम्मेदारी है वो सौंपी गई थी। तो ये आप रखोगे कि जो शेष है वो राष्ट्रीय स्तर का एक सर्वे है जिसका नाम राज्य शिक्षा उपलब्धि मूल्यांकन है, यानी शेष है। और उसका आयोजन है उदयपुर में हुआ है। इस दौरान RS जो CERT है, RS जो CERT है NCERT की तर्ज पर जो राजस्थान की बनी हुई है, RS जो CERT है उदयपुर इसका मुख्यालय है। RS CERT उदयपुर इसका जो मुख्यालय है, इसके द्वारा कोटा डाइट को है वो इसकी जिम्मेदारी है वो सौंपी गई है। तो ये भी आप ध्यान रखोगे। हाल ही में नाहरगढ़ जयपुर क्यों चर्चा में रहा है भाई? तो आपको पता है कि अभी पुणे से जो भक्ति नामक बाघिन को नाहरगढ़ जयपुर के अंदर बायोलॉजिकल पार्क में लाया गया था। तो ये आप ध्यान रखोगे कि जो भक्ति नामक बाघिन है, भक्ति नामक जो बाघिन है, उस बाघिन को कहाँ से लाया था ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो पुणे से लाया गया था, ठीक है। पुणे से लाया गया था नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क के अंदर। नाहरगढ़ बायोलॉजिकल जो पार्क है उसके अंदर है भक्ति नामक बाघिन को पुणे से है वो लेकर के आया था, इसलिए है वो नाहरगढ़ जयपुर अभी वर्तमान में चर्चित रहा है। बाघिन का नाम याद रखोगे आप, भक्ति। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। वेस्ट जोन महिला तैराकी सीरीज उदयपुर 2024, जो अभी उदयपुर के अंदर है महिला जो तैराकी सीरीज हुई थी उसका नाम था वेस्ट जोन महिला तैराकी जो सीरीज उदयपुर 2024 नाम रखा गया था। और इसका आयोजन है वो खेल गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था भाई? उदयपुर का जो खेल गांव है वहाँ पर आयोजन हुआ था। और ये एक राष्ट्रीय स्तरीय जो है वो प्रतियोगिता थी भाई, ठीक है। महिला तैराकी जो वेस्ट जोन थी वो एक राष्ट्रीय स्तरीय वो प्रतियोगिता थी। इसके अंदर कुल कितने पदक
इसके अंदर कुल 15 पदक है वो किसने जीते थे भाई? राजस्थान ने जीते थे। और राजस्थान इसमें प्रथम स्थान पर रहा है, 15 पदक जीत करके वो प्रथम स्थान पर रहा है। जिसका जो अगर डिवाइडेशन देखें तो 6 इन्होंने राजस्थान ने गोल्ड मेडल जीता, 5 सिल्वर जीता और 4 है वो इन्होंने जो है वो ब्रॉन्ज मेडल जीता। अर्थात 6 स्वर्ण, 5 रजत और 4 है वो कांस्य पदक जीता। 6 + 5 + 4 ऐसा अपना रहेगा बराबर 15। ठीक है, पदक तालिका में राजस्थान का प्रथम स्थान रहा है, कुल 15 पदक जीते थे। खेलगांव उदयपुर में इसका आयोजन हुआ था और ये राष्ट्रीय स्तर की है वो प्रतियोगिता है। नाम है वेस्ट जोन महिला तैराकी सीरीज उदयपुर 2024। ऑपरेशन ब्लैक थंडर, भाई ऑपरेशन ब्लैक थंडर क्या था? मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा ऑपरेशन ब्लैक थंडर। राजस्थान में अनधिकृत रूप से संचालित निजी अस्पतालों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए ये अभियान चलाया गया था, ऑपरेशन ब्लैक थंडर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे, अनधिकृत रूप से संचालित निजी अस्पतालों हेतु अनधिकृत रूप से संचालित जो निजी अस्पताल है उनके विरुद्ध कार्रवाई के लिए ऑपरेशन ब्लैक थंडर है वो चलाया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ऑपरेशन क्लीन स्वीप, ऑपरेशन क्लीन स्वीप क्यों चलाया गया था? तो आपको पता है कि श्री गंगानगर पुलिस द्वारा, किसके द्वारा चलाया गया था ये भाई? ये चलाया था श्री गंगानगर जो पुलिस है, श्री गंगानगर पुलिस प्रशासन द्वारा चलाया गया था। श्री गंगानगर पुलिस प्रशासन द्वारा यह प्रारंभ किया गया था। ये अभियान मादक पदार्थ, शराब, हथियारों की तस्करी रोकने हेतु शुरू किया गया। तो इसका जो उद्देश्य क्या था? ऑपरेशन क्लीन स्वीप है। तो आप कहोगे कि मादक पदार्थ, शराब और हथियार, ठीक है, मादक पदार्थ, शराब और हथियार, इनकी वो तस्करी रोकने के लिए ऑपरेशन है वो क्लीन स्वीप शुरू किया गया था। ऑपरेशन क्लीन स्वीप है वो गंगानगर पुलिस प्रशासन द्वारा शुरू किया गया था। ये आपको चीज़ें याद रखनी है। लोगों की पहचान सत्यापित करने के लिए घर घर इसका है वो सर्वेक्षण किया गया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि इसके तहत क्या किया गया था। इसके तहत घर घर है वो सर्वेक्षण किया गया था। मिड डे मील योजना से जुड़ी जानकारी के लिए सरकार ने कौन सा ऐप बनाया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस ऐप का नाम याद रखोगे आप, राज सिम्स। क्या नाम रखा है उस ऐप का? राज सिम्स नाम रखा है इन्होंने, याद रखोगे आप, राज सिम्स। ये राज सिम्स ऐप है, उसका संबंध किससे है? तो जो मिड डे मील है, मिड डे मील योजना है, उससे जुड़ी जानकारी के लिए सरकार द्वारा कौन सा ऐप बनाया गया है? तो आप कहोगे सर राज सिम्स ऐप है वो बनाया गया है। राजस्थान गौरव अवार्ड 2024 मुंबई में आयोजित हुआ था। राजस्थान दिवस कार्यक्रम में सिद्धि जौहरी जोधपुर को राजस्थान गौरव अवार्ड है वो दिया गया था। तो राजस्थान गौरव अवार्ड 2024 किसे दिया गया था? आपको सिर्फ एक ही नाम याद रखना है, सिद्धि जौहरी। बस एग्जाम में यही पूछा जाता है कि जो राजस्थान गौरव अवार्ड 2024 है वो हाल ही में किसको प्रदान किया गया? तो आप कहोगे सर सिद्धि जौहरी, और इनका संबंध है वो जोधपुर जिले से रहेगा, जोधपुर जिले से रहेगा सिद्धि जौहरी। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। फिर आएगा कि मारवाड़ रत्न जो पुरस्कारों में पद्म श्री कोमल कोठारी जो सम्मान है वो किसे दिया गया था भाई? ठीक है, तो ये अपने लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा कि जो पद्म श्री कोमल कोठारी सम्मान है वो किसे दिया गया था? वो दिया गया था दिव्या भाटिया को। याद रखोगे भाई, दिव्या भाटिया को कौन सा है वो जो है सम्मान दिया गया था? तो आप कहोगे सर पद्म श्री कोमल कोठारी सम्मान 2024। पद्म श्री कोमल कोठारी जो सम्मान है, पद्म श्री कोमल कोठारी सम्मान 2024 है, वो दिया गया था श्रीमती दिव्या भाटिया को। ठीक है, पद्म श्री कोमल कोठारी सम्मान 2024 ये मारवाड़ रत्न पुरस्कारों के अंतर्गत है वो शामिल किया जाता है। आप याद रखोगे दिव्या भाटिया। नीरू यादव हॉकी वाली सरपंच, झुंझुनू जिले के निवासी, ये बालिकाओं और महिलाओं को सशक्त करने के लिए किए जा रहे नवाचारों से जुड़े हैं भाई। तो आप याद रखोगे कि जो हॉकी वाली सरपंच के नाम से फेमस, राजस्थान में हॉकी वाली सरपंच के नाम से, हॉकी वाली जो सरपंच है उस नाम से फेमस सरपंच है वो किस जिले से संबंधित है? तो उसका नाम है नीरू यादव, और इनका संबंध है वो झुंझुनू जिले से। किस जिले से है भाई? झुंझुनू जिले से हैं। तो ये आप याद रखोगे कि झुंझुनू जिला से इनका संबंध है। नाम है नीरू यादव, हॉकी वाली सरपंच कहलाती है, और ये बालिकाओं और महिलाओं को सशक्त करने के लिए जो नवाचार किए जा रहे हैं उनसे संबंधित ये है। तो ये भी आपको याद रखना है। राज्य सरकार तथा एनटीपीसी मिलकर 1600 मेगावाट क्षमता वाला कोयला आधारित विद्युत प्लांट है वो कहाँ लगाएगी भाई? तो राजस्थान सरकार प्लस एनटीपीसी जो नेशनल जो थर्मल जो कंपनी है वो
कोयला आधारित विद्युत प्लांट है वो कहाँ पर लगा रहे हैं, तो छबड़ा 12 के अंदर है वो लगाया जाएगा भाई। ठीक है, कितना मेगावाट का याद रखोगे आप, 1600 मेगावाट का एनटीपीसी प्लस राजस्थान सरकार द्वारा छबड़ा 12 के अंदर कोयला आधारित विद्युत प्लांट है वो लगाया जाएगा भाई। अकेडमिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत, आपको पता है अकेडमिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत है, लेकिन ये किससे संबंधित है, तो आपको पता है कि ये किसके द्वारा खोला गया है भाई, डीआरडीओ द्वारा। किसके द्वारा खोला गया है, डीआरडीओ द्वारा राजस्थान में आईआईटी जोधपुर संस्थान के साथ मिलकर संयुक्त रूप से रक्षा क्षेत्र में नवाचार एवं अनुसंधान हेतु अकेडमिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत की गई थी। तो डीआरडीओ प्लस आईआईटी जोधपुर द्वारा, किसके द्वारा भाई, याद रखोगे आप, डीआरडीओ प्लस आईआईटी जोधपुर द्वारा संयुक्त रूप से मिलकर के अकेडमिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की है वो शुरुआत की गई थी। लेकिन इसका संबंध किससे रहेगा, तो आप कहोगे सर रक्षा क्षेत्र में नवाचार व अनुसंधान हेतु रक्षा क्षेत्र में आपको सबसे इम्पोर्टेंट तो बात ये रखनी है कि वो जो अकेडमिक सेंटर एक्सीलेंस खोला जाएगा वो किस क्षेत्र से संबंधित होगा, तो वो आप कहोगे सर रक्षा क्षेत्र में नवाचार एवं अनुसंधान करने हेतु अकेडमिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत डीआरडीओ व आईआईटी जोधपुर द्वारा है वो मिलकर के वो की जाएगी या फिर की गई। ठीक है, तो ये आप याद रखोगे। प्रश्न आएगा कि भाई रक्षा क्षेत्र में एकेडमिक ऑफ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत कहाँ की गई, तो आप कहोगे सर जोधपुर में की गई। और उसके बाद में भी अगर पूछा जाए किसके द्वारा की गई थी, या फिर स्टेटमेंट में आ जाए कि डीआरडीओ व आईआईटी जोधपुर द्वारा की गई, या इसरो या फिर आईआईटी जोधपुर द्वारा की गई, ऐसे कुछ भी शब्द आ सकते हैं। तो आप याद रखोगे डीआरडीओ आईआईटी जोधपुर द्वारा जोधपुर में रक्षा क्षेत्र में नवाचार एवं अनुसंधान हेतु अकेडमिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत है वो की गई। कला रंग महोत्सव है वो उसका आयोजन है वो कहाँ पर किया गया था, तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो कला रंग महोत्सव है उसका आयोजन है वो बीकानेर जिले के अंदर किया गया था। आप याद रखोगे कला रंग महोत्सव बीकानेर। देश का पहला हाइड्रोलिक प्लांट भाई, ठीक है, देश का पहला हाइड्रोलिक प्लांट है वो कहाँ स्थापित किया जाएगा, राजस्थान ही नहीं संपूर्ण देश का पहला भाई, याद रखना संपूर्ण देश का पहला हाइड्रोलिक प्लांट है वो कहाँ स्थापित किया जाएगा, जयपुर के अंदर स्थापित किया जाएगा। याद रखोगे देश का पहला हाइड्रोलिक प्लांट है वो कहाँ स्थापित किया जाएगा, जयपुर जिले के अंदर स्थापित किया जाएगा। बीकानेर की पुगल तहसील के करणीसर भाटियान गांव में सौर ऊर्जा परियोजना कौन विकसित कर रहा है भाई, तो इसमें आपको कंपनी का नाम इन्होंने पूछा है कि जो बीकानेर की जो पुगल तहसील के करणीसर भाटियान गांव है, पहला बात तो है कि जो किस जिले के अंदर की बात कर रहे हैं, तो हम बात कर रहे हैं बीकानेर के पुगल तहसील की। किस तहसील की भाई, बीकानेर के पुगल तहसील की हम बात कर रहे हैं। गांव का नाम है अपने करणीसर भाटियान, गांव का नाम है करणीसर भाटियान गांव रहेगा। और करणीसर भाटियान जो गांव है उस गांव में सौर ऊर्जा परियोजना की, किसकी भाई, सौर ऊर्जा परियोजना की परियोजना है वो, उस परियोजना को करणीसर भाटियान गांव में वो कौन विकसित कर रहा है उसका नाम पूछा जाएगा अगर आपसे, तो आप कहोगे सर जो एनएचपीसी जो है, एनएचपीसी है उसके द्वारा जो करणीसर भाटियान के अंदर है वो परियोजना विकसित की जा रही है। बेंगलुरु में आयोजित ऑल इंडिया जूनियर बैडमिंटन रैंकिंग चैंपियनशिप में किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता था भाई, किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता था, रजत पदक जीता था प्रज्ञा कठारा ने। किसने जीता था भाई, प्रज्ञा कठारा ने जीता था। ये कहाँ पर, बेंगलुरु में आयोजित हुई थी, कहाँ पर भाई, बेंगलुरु में आयोजित हुई थी ऑल इंडिया जूनियर बैडमिंटन रैंकिंग चैंपियनशिप। तो पहली बात तो है कि जो प्रज्ञा कठारा का संबंध है वो किस खेल से है, ये अगर आपको पूछ लिया जाए तो आप कहोगे सर बैडमिंटन खेल से, बैडमिंटन जो खेल है उस खेल से संबंध प्रज्ञा कठारा का है। और इन्होंने कहाँ पर आयोजन हुई थी, बेंगलुरु के अंदर जो आयोजन हुई थी ऑल इंडिया जूनियर बैडमिंटन रैंकिंग, उसके अंदर इन्होंने क्या जीता था भाई, रजत पदक है वो जीता था प्रज्ञा कठारा। राजस्थान स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का जो अध्यक्ष है वो हाल ही में किसे बनाया गया था, तो राजस्थान स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का अध्यक्ष हाल ही में बनाया गया था भाई दिया कुमारी को। किसको बनाया था भाई, दिया कुमारी को, जो अपने उप मुख्यमंत्री है अपने दिया कुमारी जी को राजस्थान स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का है वो अध्यक्ष हाल ही में बनाया गया है। महेश्वरी चौहान का संबंध किस खेल से है, तो आपको पता है कि पेरिस ओलंपिक के लिए अभी राजस्थान से जो क्वालिफाई की गई थी महेश्वरी चौहान, उसका संबंध है वो शूटिंग से है। किससे है भाई, शूटिंग से है। आप याद रखोगे कि जो महेश्वरी जो चौहान है उसका संबंध है वो शूटिंग खेल से हैं। अभी जो ये पेरिस ओलंपिक के लिए अप्रैल माह के अंदर है वो
क्वालिफाई इन्होंने किया था, महेश्वरी चौहान शूटिंग खेल। देश का पहला त्वचा या फिर स्किन बैंक किस जिले में खोला जा रहा है भाई? आपके लिए ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा कि देश का पहला स्किन बैंक, ठीक है, देश का पहला स्किन बैंक या फिर त्वचा बैंक की अगर हम बात करें तो वो जयपुर जिले के अंदर है, वो खोला जा रहा है भाई, ठीक है। देश का पहला स्किन बैंक जयपुर जिले के अंदर है, वो खोला जा रहा है। उसके बाद में यदि बात करें नरेगा में मजदूरी दर बढ़ा करके 266 रुपये है वो किए, तो आपको पता है कि जो नरेगा है, नरेगा के अंदर जो अकुशल मजदूर की जो है वो राशि अभी कितनी बढ़ा दी भाई, 255 रुपये से बढ़ा 11 रुपये बढ़ा करके अब इन्होंने कर दी है 266 रुपये। तो प्रदेश में मनरेगा के तहत जो अकुशल मजदूर है, अकुशल मजदूर उसकी मजदूरी 11 रुपये बढ़ा करके अब 266 रुपये है वो कर दी गई है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 में राजस्थान की क्या स्थिति रही है, क्योंकि अप्रैल माह का हम करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं इसलिए ये भी है, उस समय चर्चा में था। तो राजस्थान की जो लोकसभा के अंदर 25 सीटें थी, कुल राजस्थान की जो प्रत्याशी थे वो 266 थे। पहले चरण के अंदर 58% मतदान हुआ, जिसमें सर्वाधिक श्री गंगानगर जिले का रहा है भाई 19 अप्रैल को। सर्वाधिक किस जिले का रहा है? पहले चरण के अंदर श्री गंगानगर का रहा है। पहला चरण के अंदर जो मतदान है वो रहा है 58% कुल मतदान हुआ है। दूसरे चरण में 65% मतदान हुआ है, सर्वाधिक बाड़मेर का रहा है। और दोनों चरणों में अगर बात करें तो कुल है वो राजस्थान के अंदर मतदान पूछे तो 62.10% हुआ है। ये अपने काम की चीज़ है। राजस्थान के अंदर है वो कुल मतदान कितने प्रतिशत हुआ है? 25 सीटों पर हुआ, 266 प्रत्याशी थे और 62.10% है वो अपने 62.10%, 62.10% है वो अपने जो है इसमें मतदान हुआ है। उसके बाद में यदि बात करें स्वर्ण अशोक स्तंभ अवार्ड, स्वर्ण अशोक स्तंभ अवार्ड है वो हाल ही में किससे दिया गया था? तो आपको पता है जो कोच है अपने राजस्थान के, जो कोच है रविंद्र यादव, राजस्थान के कोच है रविंद्र यादव जी, रविंद्र यादव को स्वर्ण अशोक स्तंभ अवार्ड है वो भारत सरकार के खेल मंत्रालय द्वारा दिया गया है। तो पहली बात तो जो स्वर्ण अशोक स्तंभ अवार्ड है वो कौन देता है? तो भारत सरकार के खेल मंत्रालय द्वारा स्वर्ण अशोक स्तंभ अवार्ड है वो दिया जाता है। और ये इस बार कोच रविंद्र यादव को है वो दिया गया। स्वर्ण अशोक स्तंभ अवार्ड कोच रविंद्र यादव को है वो दिया गया है। पाना देवी गोदारा का संबंध किस जिले से है यदि पूछा जाता तो आप कहोगे बीकानेर में। फिर आप कहोगे कि जो सर पाना देवी गोदारा है वो क्यों चर्चा में थी या फिर उनका संबंध है वो करंट में पढ़ने का मतलब क्या है? तो आप कहोगे कि सर जो पुणे महाराष्ट्र में आयोजित हुई थी 44वीं नेशनल मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में 92 वर्ष की उम्र में गोल्ड जीतने वाली राजस्थान की खिलाड़ी पाना देवी गोदारा है। इन्होंने 3 स्वर्ण पदक 100 मीटर दौड़, गोला फेंक और तस्तरी फेंक में जीते हैं भाई। पाना देवी गोदारा, पहली बात तो इनकी एज कितनी है? तो 92 ईयर्स है भाई, ठीक है। एज कितनी है पाना देवी गोदारा की? 92 ईयर्स है। उसके बाद में इन्होंने पुणे महाराष्ट्र में, पुणे के अंदर आयोजन हुआ था एक प्रतियोगिता का, उस प्रतियोगिता का नाम था 44वीं नेशनल मास्टर एथलेटिक्स। कौन सी प्रतियोगिता थी भाई? 44वीं नेशनल मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप थी। उस चैंपियनशिप के अंदर 92 साल की पाना देवी गोदारा, जिनका संबंध बीकानेर जिले से हैं और ये पुणे में आयोजन प्रतियोगिता हुई थी, इसमें इन्होंने 3 गोल्ड जीते थे भाई, ठीक है। कितने गोल्ड जीते हैं? 3 गोल्ड, रिकॉर्ड 3 गोल्ड जीते थे। 100 मीटर दौड़ के अंदर जीता, गोला फेंक में जीता और तस्तरी फेंक में है जीता। तो इन्होंने 3 गोल्ड जीते हैं। पाना देवी गोदारा बीकानेर जिले से हैं, आपको याद रखना है। दीक्षा जाट का संबंध किस जिले से है? तो आपको पता है ये जो कुश्ती है, कुश्ती से संबंधित है दीक्षा जाट। अभी आपको पता है वाराणसी में, कहाँ पर? वाराणसी में जो एक सीनियर कुश्ती फेडरेशन कप आयोजन हुआ था। वाराणसी के अंदर सीनियर कुश्ती जो फेडरेशन कप है वो आयोजन हुआ था। सीनियर कुश्ती फेडरेशन कप 2024 का आयोजन हुआ था वाराणसी के में। कहाँ पर आयोजन हुआ था? आप कहोगे सर वाराणसी में सीनियर कुश्ती फेडरेशन कप 2024 का आयोजन हुआ था। उस आयोजन में दीक्षा जाट ने कांस्य पदक जीता था भाई। दीक्षा जाट ने क्या जीता था? दीक्षा जाट ने कांस्य पदक है वो जीता था, कांस्य पदक जीता था दीक्षा जाट ने। तो इसका मतलब हुआ कि इनका संबंध किस खेल से हुआ? तो आप कहोगे सर कुश्ती खेल से हुआ। तो याद रखोगे दीक्षा जाट का संबंध है वो कुश्ती खेल से है। खेलो इंडिया वुशु लीग, खेलो इंडिया वुशु लीग का आयोजन है वो कहाँ पर हुआ है भाई, ठीक है। तो वह आयोजन हुआ था जम्मू कश्मीर के अंदर। आप याद रखोगे खेलो इंडिया जो वुशु लीग है उसका आयोजन कहाँ हुआ था? जम्मू कश्मीर के अंदर हुआ था।
खेलो इंडिया वुशु लीग का आयोजन। और उसके अलावा इसके अंदर रजत पदक किसने जीता था? तो जोधपुर की पायल भाटी ने भाई। किसने? जोधपुर की पायल भाटी ने इसमें क्या जीता था? रजत पदक है वो जीता था। तो खेलो इंडिया वुशु लीग है, इसमें जोधपुर की जो पायल भाटी है उन्होंने इनमें रजत पदक है वो जीता है। ओजस्विनी सारस्वत किस खेल से संबंधित है भाई? ठीक है, ओजस्विनी सारस्वत है वो किस खेल से संबंधित है? तो आपको पता है कि ये है जयपुर निवासी भाई, ये जयपुर निवासी है। ओजस्विनी जो सारस्वत जी है वो जयपुर निवासी है और ये गोल्फ खेल से संबंधित है भाई। किस खेल से संबंधित है? गोल्फ खेल से संबंधित है। ओजस्विनी सारस्वत जयपुर निवासी है और गोल्फ खेल से जुड़े हैं भाई। ठीक है, तो यह याद रखोगे आप, गोल्फ खेल। देश की पहली इमरजेंसी एयर स्ट्रिप, देश की पहली इमरजेंसी एयर स्ट्रिप है वो कहाँ पर बनाई गई है? तो ये बनी है भारतमाला जो प्रोजेक्ट है, भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत बनाई गई है। अगड़वा सांचौर में बनाई गई है भाई। देश की पहली इमरजेंसी एयर स्ट्रिप बनाई गई है। तो ये आपको ध्यान रखनी है, ये भी अपने लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी क्योंकि ये संपूर्ण देश की है। संपूर्ण देश की प्रथम इमरजेंसी एयर स्ट्रिप बनाई है अगड़वा सांचौर में। कहाँ पर भाई? अगड़वा सांचौर में देश की पहली एयर स्ट्रिप बनाई है भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत। चिकित्सा विभाग के द्वारा किस वर्ष तक मलेरिया उन्मूलन हेतु 1 अप्रैल 2024 से मलेरिया क्रश कार्यक्रम है वो, मलेरिया क्रश ये चलाया गया है भाई। मलेरिया जो क्रश कार्यक्रम है, मलेरिया क्रश कार्यक्रम चलाया जा रहा है कार्यक्रम। ठीक है, मलेरिया क्रश कार्यक्रम कब से चलाया गया? तो आप याद रखोगे 1/4/2024 यानी 1 अप्रैल 2024 से वो कार्यक्रम का नाम है मलेरिया क्रश कार्यक्रम चलाया गया। किस विभाग के द्वारा चलाया गया है ये भी आपको याद रखना, चिकित्सा विभाग के द्वारा चलाया गया है। ठीक है, चिकित्सा विभाग द्वारा चलाया गया है। और मलेरिया का उन्मूलन किस वर्ष तक करने का लक्ष्य रखा है? तो 2030 तक है वो मलेरिया का उन्मूलन करने का लक्ष्य रखा है। तो इसके अंदर आपको 3 चीज़ें याद रखनी है। पहली बात तो मलेरिया जो क्रश कार्यक्रम है वो चिकित्सा विभाग द्वारा चलाया गया, 1 अप्रैल 2024 से चलाया गया। और मलेरिया उन्मूलन का जो लक्ष्य है वो 2030 रखा गया भाई। ये याद रखोगे 2030 तो 100% आपको याद रखना है। मलेरिया क्रश जो कार्यक्रम है उस विभाग का नाम भी आपको याद रखना है। गगन शक्ति 2024 भाई, ये गगन शक्ति 2024 क्या है? तो ये एक वायुसेना का अभ्यास है। क्या है भाई? वायुसेना का गगन शक्ति 2024 क्या है? तो ये वायुसेना का अभ्यास है। ठीक है, ये वायुसेना का एक अभ्यास है। वो कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो ये हुआ था भाई पोखरण के जो फायरिंग रेंज है, पोखरण जो फील्ड फायरिंग रेंज है उसके अंदर हुआ था। जैसलमेर जिले में है ये पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज, जैसलमेर जिले में है। उसके अंदर वायुसेना का है वो अभ्यास था। गगन शक्ति 2024 का आयोजन हुआ था। इसका समय 1 अप्रैल से 10 अप्रैल 2024 था। वायुसेना के सभी लड़ाकू विमान व अत्याधुनिक हेलीकॉप्टरों की प्रारंभ क्षमता का है वो प्रदर्शन किया गया था। आपको इतना ही पूछा जाएगा कि जो गगन शक्ति 2024 है उसका है वो आयोजन कहाँ हुआ था? तो पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज के अंदर हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में यदि बात करें भारत रोजगार रिपोर्ट 2024, भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 की अगर बात करें तो मानव विकास संस्थान द्वारा जारी भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 में राजस्थान को है वो 6ठी रैंक मिली थी। ये आप याद रखोगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा। राजस्थान को इसके अंदर 6th रैंक मिली है भाई। ठीक है, राजस्थान को कौन सी रैंक मिली है? 6th रैंक मिली है। भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 के अंतर्गत राजस्थान को है वो 6th रैंक है वो मिली है। जीण माता धाम रोपवे शुरू भाई। जीण माता धाम जो रोपवे हैं वो कब शुरू किया गया था? तो वो किया गया था 10 अप्रैल 2024 को। जीण माता कहाँ होगा? जीण माता मंदिर कहाँ है भाई? जीण माता मंदिर है सीकर, इसलिए जीण माता जो धाम रोप है वो सीकर में वो शुरू किया गया था। इसकी जो अगर लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई रहेगी 500 मीटर। इसकी लंबाई कितनी रहेगी भाई? 500 मीटर रहेगी। जीण माता धाम रोपवे सीकर, लंबाई 500 मीटर। 10 अप्रैल 2024 से ये शुरू हो गया। और ये जो शेखावटी क्षेत्र है, शेखावाटी का है वो पहला रोपवे है भाई। ठीक है, शेखावाटी का यह पहला रोपवे रहेगा, पहला रोपवे शेखावाटी का यह पहला रोपवे रहेगा। ये जीण माता मंदिर से पहाड़ी पर स्थित काजल शिखर तक स्थित है। ठीक है, पहाड़ी पर स्थित एक जीण माता मंदिर से पहाड़ी पर स्थित काजल शिखर तक है वो विस्तृत रहेगा। नेशनल प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट रैंकिंग
भैया नेशनल प्रोग्राम मैनेजमेंट जो यूनिट रैंकिंग है वो किसके अंतर्गत जारी की जाती है? तो ये आपको अटल जो भूजल योजना है अपनी, अटल भूजल योजना, अटल जो भूजल योजना है, अटल भूजल योजना, उसके अंतर्गत नेशनल प्रोग्राम मैनेजमेंट जो यूनिट रैंकिंग है, देश में टॉप 10 जिलों में राजस्थान के भीलवाड़ा का इसके अंदर प्रथम स्थान है वो आया है। ठीक है, तो देश के टॉप 10 जिला की अगर बात करें तो राजस्थान राज्य का जो भीलवाड़ा जिला है, भीलवाड़ा जिला ने प्रथम स्थान है वो प्राप्त किया भाई। ठीक है, भीलवाड़ा का प्रथम स्थान है। आप याद रखोगे अटल जो भूजल योजना के अंतर्गत नेशनल मैनेजमेंट यूनिट रैंकिंग चलाई गई थी, उसके अंदर संपूर्ण भारत में वो भीलवाड़ा का है वो प्रथम स्थान रहा है। प्लेटिनम शक्ति अवार्ड, प्लेटिनम शक्ति अवार्ड है वो किससे दिया गया था? तो आपको पता है ये दिया गया था भाई जो सोलर वुमेन के नाम से उदयपुर की चर्चित डॉक्टर मंजू जैन को है वो प्लेटिनम शक्ति अवार्ड दिया गया था। तो ये दिया गया था भाई प्लेटिनम शक्ति अवार्ड मंजू जैन को। ये कहाँ से संबंधित है? उदयपुर से संबंधित है। दो चीज़ें आपको ये याद रखनी है कि प्लेटिनम शक्ति अवार्ड है वो मंजू जैन उदयपुर से संबंधित है, और इसी को ही सोलर वुमेन के नाम से जाना जाता है भाई। ठीक है, इसी को सोलर वुमेन के नाम से जाना जाता है। सोलर वुमेन के नाम से अभी हाल ही में चर्चा में रही है मंजू जैन, उनको प्लेटिनम शक्ति अवार्ड है वो दिया गया था। सिंधेश्वर खुर्द विश्व की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी चांदी उत्पादक खान है भाई। ये अभी चर्चा में काफ़ी बार रहा है, अखबार में भी खूब इसके बड़े बड़े आए थे आर्टिकल और न्यूज़ आई थी कि जो सिंधेश्वर खुर्द खान है वो किससे संबंधित है। तो ये आप याद रखोगे जो सिंधेश्वर खुर्द खान है वो किससे संबंधित है भाई? चांदी उत्पादक खान है। कौन सी खान है भाई? सिंधेश्वर खुर्द चांदी उत्पादक खान है, और ये विश्व की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी खान है भाई। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा जो सिंधेश्वर खुर्द खान है भाई। ठीक है, सिंधेश्वर खुर्द जो खान है ये चांदी उत्पादक है, और मेन बात तो ये है कि विश्व की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी है भाई, दूसरी सबसे बड़ी खान, सबसे बड़ी चांदी की खान। ठीक है, विश्व की दूसरी सबसे बड़ी जो चांदी की खान है वो सिंधेश्वर खुर्द खान है। दरीबा राजसमंद में स्थित है ये। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की खान सिंधेश्वर खुर्द विश्व की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी है। तो पहली बात तो ये है कहाँ? तो ये भी आपको याद रखना है, दरीबा राजसमंद। कहाँ है भाई ये? दरीबा राजसमंद के अंदर सिंधेश्वर खुर्द खान है, चांदी की खान है और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी खान है। और इसका अगर जिम्मा किसके पास में है तो आप कहोगे जो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है उसके पास में इसका जिम्मा है। बैतुल बेगम किस प्रकार की गायिका है? अभी हाल ही में चर्चा में रही थी जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो गणगौर उत्सव है, ऑस्ट्रेलिया में गणगौर उत्सव में अपनी प्रस्तुति दी थी इन्होंने बैतुल बेगम। तो बैतुल बेगम आप सभी को पता है ये किस खेल गायकी से संबंधित है? मांड गायिका है ये। मांड जो गायिका है बैतुल बेगम वो मांड गायिका है, और इन्होंने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के अंदर किस देश में? ऑस्ट्रेलिया में गणगौर उत्सव में अपनी है वो प्रस्तुति दी थी। और इन्हें हाल ही में जो कांस फिल्म फेस्टिवल इसमें इनको नारी शक्ति पुरस्कार है वो दिया गया था। ठीक है, तो भाई जो कांस फिल्म फेस्टिवल है इसमें उनको है वो नारी शक्ति पुरस्कार भी इनको दिया गया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है जो कि कांस फिल्म फेस्टिवल के अंदर इनको नारी शक्ति पुरस्कार है वो भी दिया गया है। नारी शक्ति पुरस्कार दिया गया कांस फिल्म फेस्टिवल में, और ऑस्ट्रेलिया में गणगौर महोत्सव में इन्होंने प्रस्तुति दी थी, इस कारण ये चर्चा में रहते। और बैतुल बेगम नाम है इनका और मांड गायिका इनका संबंध है भाई। ठीक है, तो ये रहा अपना अप्रैल 2024 माह की जो महत्वपूर्ण राजस्थान करंट अफेयर्स की जो खबरें थी वो हम कंप्लीट पढ़ चुके हैं। अब अगस्त हमारा हो चुका है, जून हमारा हो चुका है, और अप्रैल अभी हमने इसमें कर लिया है। ठीक है, अभी 1-2 महीने की कुछ के बाकी हैं वो भी हम धीरे धीरे कर लेंगे।